पीएम मोदी बाबा साहेब आम्बेडकर की जयंती के मौके पर हरियाणा के हिसार में हैं, जहां पीएम मोदी ने हिसार से अयोध्या के लिए कमर्शियल फ्लाइट को हरी झंडी दिखाई और हिसार के महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन की आधारशिला रखी। संविधान निर्माता बाबा साहेब की जयंती के मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि आज दलित, पीड़ित, वंचितों की आज दूसरी दिवाली है। वहीं पीएम मोदी ने बाबा साहेब को लेकर कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि हमें ये भूलना नहीं है कि कांग्रेस ने बाबा साहेब के साथ क्या किया। जब तक बाबा साहेब जीवित थे, कांग्रेस ने उन्हें अपमानित किया, दो बार उन्हें चुनाव हरवाया। कांग्रेस ने उनकी याद तक मिटाने की कोशिश की। बाबा साहब आम्बेडकर, आप सब 2 बार बोलिए, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब आम्बेडकर, बाबा साहब आम्बेडकर, बाबा साहब आम्बेडकर। हमारे हरियाणा के धाकड़ लोगों ने राम राम ठाडे जवान, ठाडे खिलाड़ी और ठाडा भाईचारा, यो से हरियाणा की पहचान। लावणी के इस अति व्यस्त समय में आप इतनी विशाल संख्या में हमें आशीर्वाद देने पहुंचे हैं। मैं आप सभी जनता जनार्दन का अभिनंदन करता हूं। मुजफ्फरनगर में हिंदू युवक के साथ मुस्लिम युवती को देखकर कुछ युवकों ने हमला कर दिया। बुर्का पहनी लड़की युवक के साथ बाइक पर जा रही थी, तभी मुस्लिम युवकों ने उन्हें रोका, घेर कर नाम पूछा, फिर उन्हें खींचकर पास की दुकान में ले गए। वहां युवक को पीटा, युवती का बुर्का खींचा, उसकी चोटी खींचकर कई थप्पड़ मारे, बुर्का उतरवाने की कोशिश भी की। पुलिस ने पीड़ितों की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामला शनिवार शाम का खालापार थाना क्षेत्र का है। घटना का वीडियो आज सामने आया है। दिनांक 12 अप्रैल 2025 को शाम के समय लगभग 4 से 4:30 बजे के बीच में थाना वन शामली का रहने वाला एक हिंदू युवक और खालापार कस्बे की रहने वाली एक मुस्लिम युवती उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के लोन की किस्त को सुजुड़ कस्बे से कलेक्ट करके जब आ रहे थे, तो खालापार कस्बे में ही दर्जी वाली गली के सामने स्थानीय कुछ लोगों ने इनको रोककर और इनके साथ दुर्व्यवहार किया तथा इनके साथ मारपीट की। इस संबंध में थाना खालापार पुलिस को जब सूचना प्राप्त हुई, पक्षकारों से बात किया गया, पूरे घटनाक्रम की जांच की गई। तहरीर प्राप्त होने पर सत्संगा धारा में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। इस घटना के संबंध में कुछ लोगों ने वीडियो भी बनाया था, और वीडियो में घटना होता दिख रहा है। उन वीडियो में जिन लोगों द्वारा घटना किया जा रहा उनको तस्दीक किया जा रहा है। कुल अभी तक 6 लोग तस्दीक हुए हैं। उन 6 को खालापार पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। अन्य व्यक्ति जो उसमें अभी तक तस्दीक में, उनको शीघ्र ही तस्दीक करके उन पर भी विधिक कार्रवाई किया जाएगा। प्रयागराज महाकुंभ से चर्चा में आई हर्षा रिछारिया ने सोमवार सुबह वृंदावन से संभल के लिए पदयात्रा शुरू की। हर्षा बांके बिहारी का जयकारा लगाते हुए वृंदावन से निकली। साधु संत और सैकड़ों समर्थक उनके साथ चल रहे हैं। समर्थकों ने साधु संतों और हर्षा पर फूल बरसाए। मंदिर में हर्षा की चप्पल गुम हो गई। वह पैदल ही यात्रा के लिए चल पड़ी। इससे पहले सुबह हर्षा ने मंदिर पहुंचकर शिव और भगवान राम की पूजा की। पद यात्रा में शामिल होने के लिए मथुरा में कृष्ण जन्म स्थान के पास रहने वाली
अलीशा खान भी टीका लगाकर पहुंची। वह नकाब पहने थी। अलीशा का कहना है, सनातन में महिलाओं का सम्मान है। हमारे यहाँ यह सब नहीं है। लड़कियों को बंद रखा जाता है, इज्जत नहीं है। सनातन में लड़कियों को लक्ष्मी स्वरूप माना जाता है। अलीशा ने 8 महीने पहले सचिन से लव मैरिज की है। पदयात्रा पर हर्षा का कहना है कि यह यात्रा हिंदू धर्म से विमुक्त हो चुके युवक युवतियों को सनातन मार्ग पर वापस लाने के लिए है। पदयात्रा वृंदावन से शुरू होकर 175 किलोमीटर की दूरी तय कर 20 अप्रैल को संभल पहुंचेगी। 21 अप्रैल को यात्रा का समापन कार्यक्रम होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ फर्स्ट। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने 40 दिनों के बाद अपने भतीजे आकाश आनंद को माफ करते हुए पार्टी में उनकी वापसी की घोषणा की है। आकाश आनंद, जिन्हें हाल ही में पार्टी के राष्ट्रीय समन्वयक पद से हटाया गया था, अब एक बार फिर से बसपा का सक्रिय हिस्सा होंगे। इस निर्णय की जानकारी मायावती ने स्वयं एक प्रेस वार्ता के माध्यम से दी। मायावती ने स्पष्ट किया कि उन्होंने आकाश की गलतियों को नजरअंदाज नहीं किया, लेकिन उनके आत्ममंथन और माफी मांगने के बाद उन्हें एक और अवसर देने का निर्णय लिया गया है। हालांकि मायावती ने यह भी साफ कर दिया कि वह आकाश को अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाएंगी। उन्होंने कहा कि पार्टी और आंदोलन के हित में यह निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही मायावती ने आकाश आनंद के ससुर के व्यवहार की कड़ी आलोचना की और कहा कि उन्होंने पार्टी विरोधी गतिविधियां की हैं, जो किसी भी स्थिति में क्षम्य नहीं है। उन्होंने यह भी दोहराया कि बहुजन समाज पार्टी में अनुशासन और विचारधारा के प्रति प्रतिबद्धता सर्वोपरि है और कोई भी व्यक्ति इससे ऊपर नहीं हो सकता। यह घटनाक्रम बसपा के भीतर नेतृत्व को लेकर चल रही अटकलों पर विराम लगाने वाला माना जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आकाश की वापसी से पार्टी में युवाओं की भागीदारी को फिर से गति मिल सकती है। आगामी चुनावों को देखते हुए यह कदम बसपा की रणनीति का अहम हिस्सा माना जा रहा है। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को एक बार फिर जान से मारने की धमकी मिली है। इस बार सलमान खान को मिली धमकी में कहा गया है कि घर में घुसकर मारेंगे, कार को बम लगाकर उड़ा देंगे। सलमान को ये धमकी मुंबई ट्रैफिक पुलिस के व्हाट्सएप नंबर पर भेजी गई है। इस मामले में अज्ञात शख्स के खिलाफ मामला वर्ली पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज अज्ञात शख्स को खोजना शुरू कर दिया है। ये पहली बार नहीं है कि जब सलमान को इस तरह की धमकी मिली हो। इससे पहले भी सलमान को कई बार धमकियां मिल चुकी हैं। सलमान खान को ये धमकी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट व्हाट्सएप नंबर पर मिली। धमकी मिलते ही पुलिस भी हरकत में आ गई। सलमान खान के मुंबई स्थित गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर जब फायरिंग हुई थी, तब से ही सुरक्षा खड़ी कर दी गई थी। इसके बाद उनके करीबी नेता बाबा सिद्दीकी की भी दशहरे के दिन गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तब से सलमान की सुरक्षा बेहद पुख्ता की गई है। यहाँ तक कि उनके घर की बालकनी के शीशे भी बुलेट प्रूफ कर दिए गए। ईद के मौके पर पिछले दिनों ही सलमान की फिल्म सिकंदर रिलीज हुई। फिल्म प्रमोशन के द्वारा सलमान ने उन्हें मिली धमकियों पर मीडिया से बात करते हुए कहा था कि अल्लाह और भगवान हैं, वो संभालेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ फर्स्ट। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में सड़कें सुनसान हैं, दुकानें बंद हैं और डरे हुए लोग घरों के अंदर ही कैद रहने को मजबूर हैं। पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र बल धूलिया, शमशेरगंज और सुती क्षेत्रों के संवेदनशील इलाकों में गश्त कर रहे हैं। इस बीच हिंसा के बाद सैकड़ों लोगों ने मुर्शिदाबाद जिला छोड़ दिया है। ये वो लोग हैं जिनके घर जला दिए गए हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो जान बचाने के लिए भागीरथी नदी पार कर मालदा में शरण ले रहे हैं। स्थानीय प्रशासन ने दंगा प्रभावित परिवारों के लिए आश्रय और भोजन की व्यवस्था की है और उन्हें स्कूलों में शरण दी है। साथ ही मुर्शिदाबाद से नावों से आने वालों की सहायता के लिए नदी तट पर स्वयंसेवकों को तैनात किया है। मुस्लिम बहुल मुर्शिदाबाद जिले के सुत्ती, धुलियान, जंगीपुर और शमशेरगंज समेत कई इलाकों में वक्फ अधिनियम के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन हुए, जो सांप्रदायिक हिंसा में बदल गए। इसके कारण प्रभावित लोगों का पलायन शुरू हो गया। मीडिया में आई तस्वीरों में मुर्शिदाबाद के इन इलाकों में दुकानें, होटल और घर जलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपने परिवार के 4 अन्य सदस्यों के साथ मुर्शिदाबाद से पलायन करने वाली एक युवती ने संवाददाताओं को बताया, हम धुलियान के मंदिर पाड़ा इलाके से इसलिए भागे क्योंकि हमारे घरों में आग लगा दी गई थी। महिलाओं और लड़कियों के साथ बाहरी लोगों
तथा कुछ स्थानीय लोगों के एक समूह ने छेड़छाड़ की थी। महिला ने दावा किया, उन्होंने बम फेंके, हमें वक्फ अधिनियम के लिए दोषी ठहराया और हमें तुरंत अपने घर छोड़ने के लिए कहा। उन्होंने हमारे घर के पुरुषों को पीटा। हम अपनी जान को लेकर डरे हुए थे और केंद्रीय बलों की मदद से अपने घरों से भागे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ फर्स्ट। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में पहली सुर्खी सहारनपुर से है, जहां कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने एक बयान में कहा कि वे घंटे भर में इलाज कर देंगे, जो राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया है। वहीं गोंडा में बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने सपा सांसद की सुरक्षा हटाने की मांग करते हुए कहा कि जो खुद गुंडों के साथ घूमते हैं, उन्हें सुरक्षा की क्या जरूरत है। इन बयानों ने राज्य की राजनीति में गर्माहट बढ़ा दी है। और ये कानून जिसको ला करके आपके बीच में बताया जा रहा है, बहुत चेयरमैन साहब ने बहुत तफसील के साथ बताई, इसलिए मैं बात दोबारा दोहराना नहीं चाहता। लेकिन आपसे पूछना चाहता हूं, मस्जिद नहीं होगी तो नमाज कहां पढ़ोगे? कब्रिस्तान नहीं होगे तो दफना कहां जाओगे? ईदगाह की तो बात ही छोड़ दीजिए, दुआ करिए कि हम लोग आ जाएं। समंदर में तूफान बहुत है, और जब तूफान हो तो तूफान का सामना बड़ा जहाज करता है, कश्तियां नहीं कर पाती। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, ये किश्तियों की सवारी छोड़ करके जहाज की सवारी की तैयारी करिए। एक ही रास्ता है बस, और कोई रास्ता नहीं है।